आप सभी को नमस्कार। मैं सुनील तिवारी, अधिशासी अभियंता राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन देहरादून से। आज के इस प्रशिक्षण में हम लोग बात करेंगे भारत सरकार का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसे जल जीवन मिशन के नाम से जाना जा रहा है। एक भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत अभी पूरे भारत के जितने भी ग्रामीण परिवार हैं उन सभी को उनके घर के अंदर पेयजल संयोजन देने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपने उद्घोषण के दौरान की गई थी, जिसे आज लगभग 1 वर्ष हो चुका है। और आज 1 वर्ष की उपलब्धि में यह है कि पूरे भारतवर्ष में आज के समय में प्रत्येक दिन लगभग 1 लाख कनेक्शन ग्रामीण परिवारों को दिए जा रहे हैं। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है, जैसा मैंने बताया कि सभी ग्रामीण परिवारों को उनके घर के अंदर पेयजल संयोजन देने का है। केवल पेयजल संयोजन ही नहीं, उसमें बल्कि एक गुणवत्ता का भी ध्यान रखा गया है। जो हमारा भारत सरकार का मानक है, उसके हिसाब से उचित गुणवत्ता का पेयजल और प्रति व्यक्ति को प्रत्येक दिन कम से कम 55 लीटर पानी की उपलब्धता इसमें से कराई जानी है। जो हमारे पुराने कार्यक्रम चलते रहे हैं, उसमें हमारी जो मानक था वो 40 LPCD 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का था, जिसे बढ़ाकर 55 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति किया गया है। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। पहले हमारा कार्यक्रम जो चलते थे, पहले हमारा भारत सरकार का जैसे कार्यक्रम था, एक त्वरित ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम था। उसके बाद हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम आया और अब जल जीवन मिशन आया है पिछले वर्ष से। तो पहले के जो हमारे जितने भी कार्यक्रम थे, उसमें उसका जो मानक था, एक तो जैसे मैंने बताया 40 LPCD 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का था, और उसमें पेयजल संयोजन में इतना जोर नहीं दिया जाता था। घरेलू संयोजन में उसमें स्टैंड पोस्ट के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जाता था। हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में तो सारे स्टैंड पोस्ट के माध्यम से, और प्लेन क्षेत्रों में जो हमारा हैंडपम्प के माध्यम से पानी पहुँचाया गया था। किंतु अब की बार जो जोर है वो घर के अंदर देने का है संयोजन। अभी ग्रामीण परिवारों में हमने जैसे देखा गया है, हालांकि सभी जगह लगभग लाइन है पेयजल योजनाएं हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो घरेलू जल संयोजन का कवरेज है बहुत कम है। उसके कुछ कारण रहे हैं पीछे, जैसे कि एक तो जल संयोजन का जो शुल्क है वो बहुत ज़्यादा था, 2-2.5 हज़ार रुपये के आसपास था। फिर उसके बाद जो मुख्य वितरण लाइन से जो पाइप लाने का खर्चा करना पड़ता था, वो ग्रामीणों को स्वयं का खर्चा करना पड़ता था। वो भी 6-7 हज़ार रुपये 7-8 हज़ार रुपये का खर्चा आता था। तो इस तरह से एक संयोजन में करीब 10 हज़ार रुपये का खर्चा ग्रामीण परिवार को लगता था। और ग्रामीण या उत्तराखंड की जो हमारी आर्थिकी है, उस हिसाब से 10 हज़ार रुपये एक ग्रामीण परिवार के लिए बहुत ज़्यादा धनराशि हुआ करती थी, जिस कारण हमारे पेयजल संयोजन घरेलू स्तर पर नहीं हो पाए। इसी के दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि पेयजल संयोजन का जो शुल्क है उससे मुक्त रखा जाएगा। अब मात्र केवल 1 रुपये में सभी ग्रामीणों को पेयजल का संयोजन दिया जाएगा, और उसके घर के अंदर तक की पाइपलाइन भी परियोजना के धनराशि से ही दी जाएगी। उसमें ग्रामीणों को कोई पैसा नहीं दिया जाना है। तो इसके बाद से जब से घोषणा हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, उसके बाद से हमारे बहुत अच्छे परिणाम इसमें देखने को मिले हैं। और लगभग हमने करीब 1 लाख के कनेक्शन पिछले कुछ ही महीनों में किए हैं, केवल माननीय मुख्यमंत्री जी की इस घोषणा के पश्चात। तो अभी जैसे हम देखते हैं, हमारे पूरे प्रदेश में लगभग 14,62,000 करीब परिवार है, 15,218 गाँवों में, और उनमें से भी मात्र पेयजल संयोजन जो है केवल 2,70,000 घरों में है। और अभी भी लगभग 11,90,000 या 12 लाख ही है परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में पानी नहीं है, जिन लोगों को अपने पानी के लिए या तो स्टैंड पोस्ट तक जाना पड़ता था, या फिर पेयजल योजना नहीं है तो पड़ोस के गाँव में, या फिर जो गाँव में जो होते हैं हमारे नेचुरल प्राकृतिक स्रोत होते हैं उन पे डिपेंड हुआ करते थे। लगभग सभी अब गाँवों में पेयजल योजनाएं हैं, लेकिन अभी भी राज्य में 625 ऐसे गांव हैं जहाँ भी पेयजल योजनाएं नहीं है। उन 625 गाँव में से भी ज़्यादातर तो हमारे ये उधम सिंह नगर और हरिद्वार ज़िले के हैं। बाकी पहाड़ों में भी बहुत कम गांव ऐसे हैं जहाँ पेयजल योजना नहीं है, लगभग सभी गाँवों में है। तो पेयजल संयोजन को त्वरित गति से बढ़ाने के लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि अभी सभी घरों को पेयजल संयोजन से हम जोड़ दिए जाएंगे। अब आने वाले जो है 2-3 महीनों के अंदर लगभग सभी ग्रामीण परिवार को पेयजल संयोजन दिए जाने का लक्ष्य है। तो अभी जो हमारी योजनाएं बनी हैं, चाहे 55 लीटर प्रति
व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर बनी हो, चाहे 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर बनी हो, उन सभी पेयजल योजना से सभी ग्रामीणों को अगले 3 महीने के अंदर, और जो दूर दराज के गांव हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मार्च 2021 तक सभी को पेयजल संयोजन दिए जाने का लक्ष्य है। और जो इसके बाद का जो दूसरा चरण हमारा शुरू होगा, उसके बाद से फिर हम पेयजल स्रोतों का जो पानी बढ़ाने का कार्य होंगे, या पाइपलाइन बिछाने के काम होंगे, टंकियाँ बनाने के काम होंगे, ये सब दूसरे चरण में हम करेंगे। तो इन कामों को जो शुरू करना है, जैसे ग्राम पंचायतों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 73वें संविधान में जो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता का जो प्रबंधन का जो कार्य है वो ग्राम पंचायतों को दिया गया है। तो उसके अंतर्गत इस कार्यक्रम को भी ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराया जाना है। इसमें सबसे पहले तो गांव में एक ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया जाएगा, जिसके लिए राज्य स्तर पर कई सारी गैर सरकारी संगठनों का सूचीबद्ध किया गया है, उनको इस काम पे लगाया गया है। वो लोग जा रहे होंगे आपके यहाँ और आपके गांव में से समितियों का गठन कर रहे होंगे। इस समिति का प्रधान अध्यक्ष तो ग्राम प्रधान ही रहेंगे, और बाकी जो मेंबर होंगे उसके वो सारे मेंबर जो गांव के जितने भी तोक होंगे सबका प्रतिनिधित्व उसमें रहेगा। और उस समिति में कम से कम 50% हिस्सेदारी महिलाओं की होनी है। तो ये जो समितियाँ बनेंगी, इन समितियों के माध्यम से ही गाँव में जो पेयजल योजना का जो प्रबंधन होगा, योजनाएं बनेंगी, एस्टीमेट बनेंगे, क्या क्या काम होने हैं, क्या नहीं होने, इन सब समिति के माध्यम से ही समिति के साथ वार्ता करके ही आगे बढ़ा जाएगा। तो सर्वप्रथम तो समिति का गठन होना है। समिति के कई सारे हमारे ग्रामों में गठन हो चुके होंगे, कई गाँव में हो रहे होंगे। उसके साथ ही ग्रामों के साथ ही इसके साथ पहले चरण में हमें प्रत्येक ग्राम की एक ग्राम कार्य योजना बनाई जानी है। उस ग्राम कार्य योजना के अंतर्गत मूलभूत आंकड़े आने हैं, गाँव में कितने परिवार है, कितनी जनसंख्या है, कितनों के पास पेयजल संयोजन है, कितने के पास नहीं है, कितने मवेशी है, कितने तोक है, और गांव के अंदर के जो पेयजल की जो योजना है उसकी क्या स्थिति है, कितना पाइप है, किस स्थिति में है, कितनी पुरानी है, इस्तेमाल होने लायक है नहीं है, ये सब जानकारी उसमें आनी है। और गांव के साथ लोगों के साथ बैठ कर ही गाँव के जो है प्लान बनना है कि कहाँ से अब जो हम पानी लेकर आएंगे, कहाँ से लेकर आएंगे, कौन सा स्रोत होगा, कहाँ पर टंकी बनेगी, कहाँ का पाइप जाएगा। तो ये सारी की सारी प्लानिंग समिति के साथ बैठकर, ये समिति और ये एनजीओ के माध्यम से, और जो पेयजल का योजना का निर्माण कराया जाएगा, हमारे राज्य में 2 निर्माण एजेंसियां हैं, पेयजल निगम और उत्तराखंड जल संस्थान। तो इन दोनों के माध्यम से यहाँ पर तकनीकी जो लोग हैं वो पूरे दक्ष हैं इन पेयजल के कार्यक्रमों में। तो पेयजल का निर्माण का कार्य इन लोगों के द्वारा किया जाएगा, लेकिन सारे के सारे काम पेयजल समितियों के साथ वार्ता करने के बाद ही जब फाइनल होगा, उसी के बाद सारे कार्यक्रम कराए जाएंगे। और इसमें कार्यक्रम में जो निर्माण कार्यों की जो गुणवत्ता है उसको भी बनाए रखने के लिए एक तृतीय पक्ष का भी एक प्राविधान किया गया है। तृतीय पक्ष एजेंसी जो लगाई जाएगी, थर्ड पार्टी, तो वो गुणवत्ता का नियंत्रण देखेगी, और जो भी भुगतान होंगे वो पारदर्शी रहे। इस वजह से जितने भी भुगतान होने होंगे थर्ड पार्टी के साथ जो हमारी समिति होगी और जो कार्यदायी संस्था होगी, पेयजल निगम या जल संस्थान, उनके जो प्रतिनिधि होंगे, इन तीनों लोगों की एक जॉइंट कमेटी बन के उनकी एक फील्ड विजिट होगी पूरी। जो जो काम का भुगतान है, पाइपलाइन अगर पाइपलाइन का काम है, टंकी का काम है, इनका भुगतान होना है। तो जब तक यह समिति उन सभी कामों को अपनी सहमति नहीं दे देती कि हाँ कि काम ठीक हुए हैं, उचित गुणवत्ता के हुए और वास्तव में हुए हैं, तब तक कोई भुगतान ये कार्यदायी संस्था नहीं कर पाएगी। कार्यदायी संस्था के जो प्रतिनिधियों के साथ जो एक जॉइंट इंस्पेक्शन होगा उसके बाद ही हो पाएगा। तो ऐसे में जो समितियों की जो महत्ता है वह ज़्यादा बढ़ जाती है। तो और इसके बाद जब योजना बन जाती है तो उसके बाद सारा रखरखाव और संचालन का कार्य भी समितियों के माध्यम से, समिति के द्वारा ही किया जाना है। तो उसमें फिर विभाग का अपना तो निर्माण करके चला जाएगा, उसके बाद जो संचालन रखरखाव है वो आप लोगों को करना है। और उस संचालन रखरखाव के लिए जो समितियां हैं उनको दक्ष बनाने के लिए कि भी संचालन रखरखाव किया जा सके, उसमें अभी कई सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम आगे होंगे जो हमारी गैर सरकारी संगठन जो है हमारे एनजीओज़ हैं उनके माध्यम से हम करवाएंगे, या फिर हमारे स्वजल की जो जिला योजना इकाइयाँ हैं उनके माध्यम से करवाए जाएंगे। जितना भी ये है रखरखाव का काम, ये सब समितियों के माध्यम से ही किया जाना है बाद में। इसके अलावा जो और काम इसमें होने हैं वो एक स्वच्छता के भी कई सारे कार्यक्रम हैं, जैसे कि हमारा ग्रे वाटर प्रबंधन होता है। ग्रे वाटर बोलते हैं कि जो हमारा रसोई घर
और बाथरूम का जो अपशिष्ट जल होता है, गंदा पानी होता है, उसको ग्रे वाटर कहा जाता है, उसका जो मैनेजमेंट होता है तो वो भी हमने जल जीवन मिशन के अंतर्गत रखा जाना है। हालांकि इसकी जो फंडिंग है वो पेयजल मिशन, ये जल जीवन मिशन से ना हो करके अन्य योजनाओं से होनी है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन जो पूरा का पूरा पेयजल एवं स्वच्छता पे ही काम कर रहा है। दूसरा वित्त आयोग का पैसा है, वित्त आयोग का जीओ हो चुका है, 50% धनराशि पेयजल एवं स्वच्छता के कार्यक्रमों में होगी। इसके अलावा मनरेगा है, मनरेगा में भी पेयजल एवं स्वच्छता के कार्यक्रमों को प्राथमिकता पे किए जाने का प्रावधान है। तो और भी अन्य योजना जो है इनके माध्यम से जो है स्वच्छता के कार्यक्रम भी चलाए जाने हैं, जो कि हमारा एक डीपीआर का पार्ट रहेगा पेयजल जल जीवन मिशन के अंतर्गत। इसके अलावा सहायक गतिविधियाँ कुछ चलनी हैं, जैसे आईसी है, गांव के अंदर योजना का जो है एक सबको जानकारी रहे, वॉल पेंटिंग होगी, योजना कौन सी है, क्या लागत है, कौन कौन समिति के मेंबर है, कार्यदायी संस्था कौन है, इसमें इंजीनियर लोग जो है वो कौन है, कितनी लागत है, कहाँ से योजना बननी है, सारा का सारा इसका पूरा डिस्प्ले गांव के अंदर होगा। उसके अंदर एक गांव में एक कहीं पर भी पंचायत में हो गया या फिर सार्वजनिक भवन होगा, उसकी दीवार पर पेंटिंग के माध्यम से ये सब दर्शाया जाएगा। पेयजल का जैसे मैंने बताया अभी सभी ग्रामीण परिवार तो है ही है, इसके अलावा जो जितने भी सरकारी भवन हैं, चाहे पंचायत भवन हो, आंगनवाड़ी हो या फिर स्वास्थ्य केंद्र हो, इन सबको भी पेयजल संयोजन दिया जाना है इसके अंतर्गत। तो अभी जो भारत सरकार ने अभी निर्णय लिया है, अगले 100 दिनों के अंदर का निर्णय लिया है कि इन सभी सरकारी स्कूलों को पेयजल संयोजन से जोड़ा जाना है। तो एक परिवारों के साथ साथ ये जितने भी सरकारी भवन हैं उन सबको भी पेयजल संयोजन से जोड़ा जाना है। अच्छा, इसमें भी फंडिंग की बात नहीं आई है। एक तो भारत सरकार का पैसा है 90%, 10% जो है राज्य सरकार का है। और इसमें जैसे कि अब समुदाय भी जुड़ा हुआ है तो समुदाय की भागीदारी भी इसमें थोड़ी बहुत रखी गई है, जिससे कि उसका समुदाय को योजना के प्रति अपनत्व जुड़ जाए। तो उसके लिए एक जो गांव के अंदर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा पेयजल योजना के कार्यक्रम, जितनी पाइपलाइन होगी या गांव के अंदर टंकी बननी है, इन सब में जितने भी लागत आएगी उसका 5% की धनराशि, चाहे तो कैश में या फिर लेबर में या फिर काइंड में। काइंड का मतलब कोई सामान अगर किसी के पास है, किसी के पास निर्माण कार्य के लिए ईंटें उपलब्ध है तो ईंटें दे सकता है, किसी का पाइप उपलब्ध है पाइप दे सकता है, कोई अन्य सामग्री सीमेंट है सीमेंट दे सकता है। अदरवाइज़ कोई सामान नहीं है, कोई पैसे देने में भी सक्षम नहीं है, तो वो अपना काम कर सकता है। अभी जिस दिन पाइपलाइन का काम हो रहा है उस दिन जाके अपना वहाँ पर काम कर दिया और अपने हिस्से की 5% की धनराशि के बराबर का काम कर ले। तो ये भी प्रावधान है, इसमें 5% ग्रामीणों को दिया जाना है। और जब योजना पूरी बन जाएगी उसके बाद जो 10% की धनराशि है वो सरकार द्वारा समिति के खाते में दी जाएगी। उस 10% की धनराशि का जो उपयोग है वो जो पेयजल योजना जो ग्राम सभा को मिलेगी या समिति को मिलेगी, उस योजना की जो आकस्मिक कभी कभार जो बड़ी टूट फूट हो जाती है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो छोटी मोटी टूट फूट है और संचालन रख रखाव जो रोज़मर्रा के काम है वो स्वयं के संसाधनों से करना पड़ेगा। जो कि पहले तक तो जल संस्थान की जैसे योजना रहती थी, वहाँ पर जल संस्थान के बिल को पेमेंट करना पड़ता था। अब जो है समिति अपना जो भी टैरिफ दर करेगी वो स्वयं निर्धारण करेगी कि भाई हमारे गाँव के लोग में कितने सक्षम है देने में, और हमारी जो संचालन रख रखाव की लागत है वो लगभग कितनी आएगी या वो कम से कम हम कैसे कर सकते हैं, वो सबकी सोच विचार करके अपना टैरिफ निर्धारण करेगी और फिर उस हिसाब से टैरिफ लेगी और पैसे जो टैरिफ होगा वो कलेक्ट करेगी गाँव वालों से और अपने समिति के खाते में रखेगी और उससे हमारे रोज़मर्रा का संचालन रख रखाव का काम करेगी। इसके अलावा जो हमारे जल जीवन मिशन के मुख्य घटक है, एक गुणवत्ता का कार्यक्रम भी है। गुणवत्ता के लिए वैसे तो जल संस्थान के माध्यम से कई सारी प्रयोगशालाओं का निर्माण किया गया है। इसमें NABL जो एक्रीडेट लैब होती है, मान्यता प्राप्त जो प्रयोगशाला वो देहरादून में है। उसके अलावा प्रत्येक ज़िले स्तर पर इनकी लैब है और अब ब्लॉक स्तर पर भी लैबें 13×26 लैबें इनकी प्रदेश भर में है और एक राज्य स्तर की 27 लैब। तो उन लैबों के माध्यम से, प्रयोगशालाओं के माध्यम से पेयजल की गुणवत्ता की जाँच होनी है। उसमें इसके अलावा जो एक और चीज़ है, जो एक फील्ड टेस्ट किट जो हमारे द्वारा प्रत्येक ग्राम को उपलब्ध कराई जाएगी, फील्ड टेस्ट किट, जिसके अंतर्गत कुछ पेयजल के जो गुणवत्ता संबंधी कुछ टेस्ट किए जा सकेंगे गांव लेवल पर, जिसमें कि जो गांव के अंदर पानी आता है या फिर स्रोत का है उसकी टेस्टिंग की जा सकेगी और
उस टेस्टिंग का प्रशिक्षण भी हम समिति को, या फिर समिति चाहे तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती है या फिर कोई स्वास्थ्य वाले हैं, उनके माध्यम से करवाना चाहते हैं तो उनको भी प्रशिक्षण पूरा इस प्रोग्राम के माध्यम से दिया जाएगा, जैसे कि गांव स्तर पर भी वो अपना पानी की परीक्षण कर ले। और यदि उसके बाद भी किसी को लगता है कि हमारे पानी में कोई भी दिक्कत है तो वो जल संस्थान की प्रयोगशाला में भी जांच करने के लिए दे सकते हैं। तो पेयजल गुणवत्ता के बारे में मैं बता रहा था, जो हमारी प्रयोगशालाएँ है जल संस्थान की, ब्लॉक स्तर पर भी है, जिला स्तर पर है, फिर राज्य स्तर पर है। इनमें पेयजल योजनाओं के पेयजल के नमूनों की परीक्षण की जो व्यवस्था है, उसमें जो हमने मानक रखे हैं वो ये रखा है कि भैया जब ब्लॉक स्तर की जो प्रयोगशाला होंगी उसमें उस ब्लॉक के जितने भी स्रोत होंगे उन सब का परीक्षण कम से कम एक बार करा जाएगा, रासायनिक परीक्षण, और 2 बार जो है हमारा बैक्टीरियोलॉजिकल परीक्षण होगा, जो एक बरसात से पहले और बरसात के बाद। और जो हमारी जिला प्रयोगशालाएँ होंगी उसमें होगा कि कम से कम 250 परीक्षण प्रति माह इनको करने हैं। और जो हमारे ब्लॉक स्तर की जो प्रयोगशालाएँ होती है उसमें से कुछ सैंपल अगर फेल होते हैं तो उन सैंपलों का फिर पुनः परीक्षण ये जिला स्तर की प्रयोगशाला में कराया जाएगा। और ऐसी जो हमारी राज्य स्तर की जो प्रयोगशाला है उसमें जो है हमारे जो जिला स्तर और राज्य स्तर के जितने भी परीक्षण हुए हैं उनके कम से कम 5% का परीक्षण ये राज्य स्तर की जो हमारी वो करेगी। और जो जिला स्तर पे भी जो हमारे कुछ सैंपल फेल होते हैं या ब्लॉक स्तर पे फेल हुए, उसके बाद हमारे जिला स्तर पे भी फेल हुए सैंपल, उन सभी सैंपलों की परीक्षण या NABL जो मान्यता प्राप्त लैब है हमारी राज्य स्तर की, उसमें परीक्षण होना है। तो इनमें मुख्यतः 13 पैरामीटर्स पे टेस्ट होते हैं हमारे। फ्लोराइड है, क्लोराइड है, टर्बिडिटी है, pH है, आर्सेनिक है। तो इन 13 पैरामीटरों पे टेस्ट होगा, बैक्टीरियोलॉजिकल है। इसके अलावा जो हम फील्ड टेस्ट की सिस्टम जो गाँव में देंगे उससे लगभग 12 पैरामीटर पर टेस्ट किया जा सकता है। उन 12 पैरामीटर में भी वही pH है, एसिडिटी है, फ्लोराइड, क्लोराइड, हार्डनेस, टर्बिडिटी, जो हालांकि अब हमारे आर्सेनिक वगैरह टेस्ट भी, लेकिन वो आर्सेनिक वगैरह हमारे अब राज्य में ऐसी कोई स्थिति है नहीं, आर्सेनिक कहीं पाया नहीं गया है। केवल फ्लोराइड और क्लोराइड की, ये आयरन की थोड़ी दिक्कत, वो भी किलो प्लेन के क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी कोई समस्या क्वालिटी को लेकर है नहीं। लेकिन फिर भी यदि किसी को लगता है तो इन लैबों के माध्यम से अपना पेयजल का परीक्षण करवा सकते हैं। तो पेयजल योजना जो समितियों के माध्यम से जिसका प्लान बनना है, प्रबंधन होना है, तो पेयजल योजना के जितने भी घटक हैं हमारे, उन सभी पर विचार करना होगा। जैसे कि अगर हम कोई योजना बना रहे हैं तो उस योजना का जो स्रोत होगा वो क्या होगा। हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जो मुख्य स्रोत होते हैं, या तो नौले है, गधेरे हैं, स्प्रिंग है, या फिर कोई नदी है, इस तरह के स्रोत हमारे होते हैं। गाँव के पास जो स्रोत है, गाँव वालों को ज़्यादा मालूम है कि कौन सा स्रोत ज़्यादा कारगर रहेगा, कि जो दीर्घ अवधि तक 55 लीटर प्रति व्यक्ति के मानक से पेयजल की आपूर्ति कर सके। इसमें जो कार्यदायी संस्था होगी, पेयजल निगम या जल संस्थान के जो इंजीनियर होंगे, उनके साथ जाके स्राव का मापन कराना होगा, कितना स्राव मिल रहा है और उसकी साल दर साल क्या स्थिति रही है पिछले पुराने सालों में। वो ग्रामीण लोग जो है आप ज़्यादा बता पाएंगे, जिनको ज़्यादा मालूम होगा, बड़े बुजुर्ग लोग हैं गाँव के, उनको मालूम होता है कि भाई हमारा याला फलाना स्रोत कितने सालों से चल रहा है और इतना पानी दिल रहा है उसको। और जो आज का है वो स्रोत मापन जो है जल निगम और जल संस्थान के जो इंजीनियर लोग होंगे वो करवाएंगे और उसके आधार पर बताएंगे कि ये पेयजल स्रोत गांव के लिए उपयुक्त है या नहीं है। उसकी गुणवत्ता का भी टेस्टिंग होगी, उसके बाद निर्धारण होगा। लेकिन इन सब को भी करने के लिए गांव की सहमति ज़रूर चाहिए। इसके अलावा कहाँ पर टंकी बनेगी, कहाँ पर क्या बनेगा, टंकी बनने की जो जगह है, क्या स्थान है, ग्राम पंचायत की ज़मीन है या फिर फॉरेस्ट की ज़मीन है या फिर किसी की निजी भूमि है। किसी की निजी भूमि है तो उसको या तो दान नामा या फिर अगर कुछ क्रय भी करना पड़े तो क्रय करने के बाद उसको समिति के नाम उसको ट्रांसफ़र करवाना है। और अगर वन पंचायत की है तो वन पंचायत के स्तर से कार्रवाई कराई जानी है। और अदरवाइज़ अगर जो वन विभाग की जो भूमि है, वन विभाग में फिर जो हमारी कार्यदायी संस्था है वो वन विभाग के प्रस्ताव तैयार करा के वन विभाग से अनुमति लेंगे। इसके अलावा जो मुख्यतः योजना हमारी 2 तरह की योजनाएं हमारे पहाड़ों में बनती है, एक तो ग्रेविटी योजना और दूसरी पंपिंग योजना। ग्रेविटी योजना, गुरुत्व योजना जिसे हम बोलते हैं कि भाई जिस का स्रोत जो है हमारा गांव के तल से ऊपर है, मतलब जैसे गांव है, गांव के ऊपर हमारा स्रोत है, तो हम उसे गुरुत्व के माध्यम से ही पानी लेकर आ सकते हैं स्रोत से।
तो ये कम खर्चीली भी होती है, इसका रखरखाव भी कम होता है। तो जहाँ पर भी ऐसे स्रोत है और उपयुक्त स्रोत है और स्थायी स्रोत है कि जो लगता है कि हाँ कई सालों से चल रहे हैं और आगे भी कई साल चलते रहेंगे, तो ऐसे स्रोतों का चयन करना है। और ग्रामीण और ये गुरुत्व आधारित योजना ही ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जानी है, जिससे कि संचालन रखरखाव इसका खर्चा कम आ सके। इसके अंदर जो बनते हैं हमारे स्प्रिंग कलेक्शन चैम्बर हो गया, या BFG अगर गदेरा है तो BFG हो गया। फिर उसके बाद हमारा फ़िल्टर यूनिट आती है, फिर टंकी बनती है हमारी गांव में, टंकी के माध्यम से फिर हमारा पानी वितरण लाइन जो होती है वो आती है और घरों में संयोजन दिए जाने हैं। पाइप जो हमारे लगते हैं वो मुख्यतः GI पाइप लगता है, या PVC या HDPE पाइप। कहीं पर मल्टी विलेज योजना बन रही है और बड़े साइज़ के पाइप आते हैं तो एक DI पाइप भी इस्तेमाल में होता है। तो इन सब का भी क्या पाइप लगना है, किस तरह का लगना है, कहाँ पर कैसा लगना है, इस सब का भी जो विभागीय इंजीनियर हैं उनके साथ बैठकर विचार विमर्श किया जाएगा और जो भी उपयुक्त गांव के हिसाब से होगा वो पाइप वहाँ पर लगाया जाएगा। इसके अलावा जो हमारी पंपिंग योजना है, दूसरी तरह की पंपिंग योजना थोड़ी खर्चीली होती है। उसका एक तो निर्माण कार्य में भी उसमें ज़्यादा पैसा लगता है और दूसरा उसका जो संचालन रखरखाव होता है बाद में वो भी बहुत ज़्यादा होता है। उसमें खर्चे में क्या होता है, एक तो बिजली के है, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। हमारी जो पुराने परियोजनाएँ चली हैं, स्वजल परियोजना में कई योजनाएँ जो हमारी बनी है पंपिंग आधारित, जो हरिद्वार उधम सिंह नगर कई बनी हैं, तो कई सारी योजना हमारी केवल इसीलिए बंद है कि उसमें बिजली का खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है, बिजली का बिल जमा नहीं हो पा रहा है, जिस कारण बिजली के कनेक्शन कट गए। बिजली के कनेक्शन कटे तो हमारा मोटरें बंद हो गई, जिस वजह से पानी नहीं चल पाया। तो ये भी देखना है कि हमारी योजना जो है वो कम खर्चीली बने। पंपिंग योजना में और खर्चा क्या होता है कि जो हमारे बिजली के उपकरण लगते हैं, चाहे मोटर पंप हो, चाहे इसको स्टार्टर पैनल हो, ये इनके ख़राब होने पर भी इनका जो एक तो पहले तो आसपास कोई मिलता नहीं है उसको ठीक कराने वाला, फिर जब ठीक कराने वाला दूर भेजना पड़ता है तो वहाँ से इनमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन अगर कोई स्रोत है ही नहीं, गुरुत्व योजना नहीं बना सकते हैं तो अपरिहार्य है हमारे लिए कि हमें पंपिंग योजना ये बनानी है। तो पंपिंग योजना जिससे कम खर्चा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान रखा जाए कि एक एकल ग्राम की योजना ना बनकर एक बहुल ग्राम की योजना बने, क्योंकि जो भी उसका रखरखाव का खर्चा होगा या उसका संचालन का खर्चा होगा वो केवल एक गांव पे ना पड़कर अगर मल्टी विलेज योजना बनती है, कई सारी योजना गाँवों को जोड़ के बनती है, तो उन सभी गाँवों का अपना अपना कंट्रीब्यूशन उसमें आएगा, तो उस हिसाब से वो चल भी पाएंगी। एकल योजना जो देखी गई है, एकल योजना का संचालन रखरखाव बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिस वजह से चल नहीं पाती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और आशा करता हूँ कि आप लोग इस जल जीवन मिशन को एक सक्सेसफुल, एक सफल परियोजना बनाएंगे और आने वाले 2 या 3 सालों में सभी घरों को एक उचित गुणवत्ता का और उचित मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, जो मिनिमम कम से कम बोलते हैं 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति परिवार में पेयजल मिलेगा। इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।